देश में कोरोना का कहर हर दिन नए बीमारों के खौफनाक आंकड़ों से डरा रहा है, तड़पा रहा है, जान ले रहा है, सांसें छीनी जा रही हैं। आज 24 घंटे के ताजा आंकड़े पर अगर नजर डाली जाए तो मरीजों की लिस्ट के साथ 3.5 लाख को पार कर चुका है यह आंकड़ा। 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ जाने कोरोना ने ले ली तो कुछ जाने ऑक्सीजन और दवा इलाज की कमी के चलते चली गई। सवाल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा यह कि इतने दिन भी ऑक्सीजन, बेड, इलाज, दवा नहीं है तो लोग करें तो क्या करें, किसके दरवाजे पर गुहार लगाएं। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन से हालात का तो पता नहीं, लेकिन मरीजों की सुध पता नहीं कौन लेगा। इस बीच देखिए 24 घंटे में 3,52,991 केस सामने आए हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2812 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,19,000 के पार है। 2,19,272 के करीब लोग ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 3,52,991 ये आंकड़ा जो डरा रहा है। 2800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये, ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड, इन तमाम चीजों का इंतजाम कौन करेगा। अरविंद केजरीवाल ने कल 7 दिन के लिए और दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया, ये कहते हुए, या कहें कि फिर से ये कहते हुए कि अस्पतालों में सुविधाएं जो कम हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। ऑक्सीजन की अगर कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन अस्पतालों के दरवाजे पर, गेट पर जो लंबी लंबी कतारें एम्बुलेंस की लगी हैं, जहां पर मरीज इस इंतजार में दम तोड़ दे रहे हैं कि उनको इलाज मिलेगा, उनकी सुध लेने वाला कौन है। और इस बीच देखिए कालाबाजारी लगातार, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, रेमडेसिविर दवाओं की हो, या फिर वो कॉमन दवाएं जो कि आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, कालाबाजारी लगातार चल रही है। मुस्तफा शेख मुंबई से, कुमार कुणाल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, आज की स्थिति बताइए क्या है। कल तो फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन आज सिचुएशन दिल्ली की क्या है? देखिए, स्थिति जहां तक हम बात करें नवजोत, वो लगभग वैसी ही है जैसे पिछले 3-4-5 दिनों से थे। हालांकि सरकार का दावा है कि आज ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, और हमें भी थोड़ा सा दिख रहा है कि जो SOS कॉल लगातार अस्पतालों की तरफ से आ रहे थे कि हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन है, हमारे पास 45 मिनट का ऑक्सीजन है, इस तरीके के जो लगातार मैसेजेज सोशल मीडिया पर या हमारे पास भेजे जा रहे थे अस्पतालों की तरफ से, उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन स्थिति यही है कि 22,000 मामले अगर दिल्ली में एक दिन में लगातार आ रहे हैं, और वो तब जब कल सिर्फ 75,000 टेस्ट किए गए हैं। कभी 1 लाख से ऊपर टेस्ट चल रहा था दिल्ली में, अब उनकी संख्या घट करके 75,000 के आसपास आ गई। यानी टेस्ट कराने के लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। उसमें से 45,000 टेस्ट सिर्फ ऐसे हैं जो RT-PCR है, लगभग 30,000 टेस्ट एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जो कि उतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम वाकई मान लें कि कंट्रोल है, क्योंकि 30% से ऊपर अब भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो चल रहा है। यानी अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 30 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति अभी भी गंभीर है। लोगों को हर जगह चक्कर काटना पड़ रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है। तो ऐसे में स्थिति संभली हुई नहीं है। लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आज से जो सरदार पटेल का जो के नाम पर जो बनाया गया है सेंटर, वो शुरू होगा। 500 ऑक्सीजन बेड वहां शुरू किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए अलग नियम है कि आपको अगर रेफर किया जाएगा, अगर आपको अधिकारी आपको कहेंगे क्या कि हाँ आपको भर्ती करना है, तभी आप वहां भर्ती हो पाएंगे। तो बीच में जो आम जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। मैं इसी पर आऊंगी कुणाल, क्योंकि देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है ग्राउंड पर, वो ये है कि आपने जिक्र किया कि अगर आपको रेफर किया जाएगा, जो एम्बुलेंस अस्पतालों के बाहर लंबी कतारों में ये इंतजार कर रही कि हमारा नंबर आएगा, जब उनका नंबर ही नहीं आएगा तो उनको रेफर कौन करेगा। और इस बीच तस्वीर ये भी आई कि जिनका नंबर नहीं आया वो वहां पर पहुंचे और फिर उनको ये बताया गया कि आप एक रेफरेंस लेटर लेकर आइए। ये स्थिति है।
बिल्कुल यही दिक्कत है कि रेफरेंस कहां से, जिसका टेस्ट नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे हमें मिले हैं जो कई दिनों से बीमार हैं, 4-5 दिनों से उनको बुखार आ रहा है, लेकिन उनकी जांच नहीं हो पा रही क्योंकि जो पैथ लैब्स हैं उन पर इतना ज्यादा दबाव है कि टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। अगर टेस्टिंग हो रही है तो उसकी 48 से 72 घंटे या उससे भी ज्यादा लंबे समय के बाद उसकी रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं है पॉजिटिव, जब यही नहीं पता है कि आपको कोरोना के सारे सिम्टम होने के बावजूद आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेफर कैसे किया जाएगा? और रेफर करने वाले जो अधिकारी हैं, क्या अभी तक जो पूरा सिस्टम बना हुआ है कुणाल, मैं आती हूँ आपके पास। अनीशा माथुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनीशा, कहाँ है आप? जरा तस्वीरें दिखाइए, सिचुएशन, हालात बताइए वहाँ के कैसे हैं? झगड़ा भी हो रहा है कि क्यों नहीं आया एसडीएम, और 1 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। नदी में यहाँ पे इतने सारे लोग लगे हैं और ज्यादातर ये लोग जो है कल शाम से यहाँ पर खड़े हैं और रात को तो सप्लाई ऑक्सीजन की थी ही नहीं। सुबह सुबह जो सप्लाई आई है वो अभी तक खोला नहीं गया, लोगों को दिया नहीं गया है। एक तरफ आप देख सकते हैं इतना लंबा लाइन जो है लोगों की यहाँ पर खड़े, जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खड़े हैं उनकी है। दूसरी तरफ ये लंबी लाइन जो है ये एम्बुलेंसेज की है जो कि ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दरवाजा है ये दरवाजा जब तक बंद कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जब तक एसडीएम आकर क्लियर नहीं करते, साइन ऑफ नहीं करते, तब तक ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अभी एसडीएम कब आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं। लोग यहाँ पर जो है काफी एजुकेटेड है। जाहिर सी बात है। अब देखिए कुणाल, ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई है, लेकिन अनीशा जो तस्वीर दिखा रही है सिचुएशन तो उससे भी खराब नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल वही दिक्कत है। देखिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ी बेहतरी है, लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि अस्पताल में तो आप भर्ती होंगे उसके बाद अस्पताल आपको ऑक्सीजन देंगे ना। लोगों को घर घर में ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि भर्ती नहीं हो रहे हैं, लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। बेड कई अस्पतालों ने कम कर दिए हैं बढ़ाने की बजाय, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई इतनी है ही नहीं कि उतने बेड दिए जा सके जितने मरीज वहां पर भर्ती होने आ रहे हैं। तो बेड की संख्या कम की जा रही है। ऐसे में यही हालत है जो अनीशा दिखा रही है। अनीशा, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कतार लंबी है। जरा लोगों से बात कीजिए, अगर कोई अधिकारी वहां पर है उससे समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोटोकॉल क्या है, किस तरीके से लोगों को मिलेगी ऑक्सीजन अगर कल रात से वहां पर कतारें लगी हुई है तो। देखिए यहाँ पर कल रात से ही कल सुबह से कतारें लगी है। ये जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कल सुबह 9 बजे से यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अभी तक ऑक्सीजन की कोई सप्लाई नहीं है। और एसडीएम कब आएंगे इसका कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर छोटे से छोटे सिलेंडर लेकर बड़े बड़े सिलेंडर लेकर भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है मेरे विजुअल से, अभी एसडीएम कब तक आएंगे पता नहीं। एम्बुलेंस को फिर भी अंदर जाने दिया जा रहा है। पब्लिक इतनी परेशान है, अभी अंदर 3 एम्बुलेंस और टेम्पो रख रखे, सिलेंडर लगा रखे हैं, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं है, वो अंदर कर रखे हैं। ये कहते हैं कि पब्लिक काफी हद तक परेशान हो रही है। यानी अनीशा इसका मतलब ये है कि पहले एम्बुलेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी और फिर उसके बाद ये प्राइवेट सिलेंडर्स भरे जाएंगे। देखिए अभी एम्बुलेंसेस को भी भरा नहीं जा रहा है। यहाँ पे एम्बुलेंसेस की भी मैं आप दिखा रही हूँ, दरवाजा बंद है, एम्बुलेंसेस की कतार भी है खड़ी है। यहाँ पर परेशान लोग इसलिए हो रहे हैं कि 1-2 एम्बुलेंसेस को जाने दिया गया है अंदर सिलेंडर भरने के लिए, लेकिन लोगों को किसी को भी नहीं जाने दिया नजर। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है और यही लोग कह रहे हैं कि कल सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, कल रात तक कोई सप्लाई नहीं थी ऑक्सीजन की। आज सुबह जब टैंकर आया है उससे किसी को भी भरने नहीं दिया गया है। भैया ये कहाँ से आए सर? ये कौन है? ये कहाँ जा रहे हैं? ये भैया कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? हम कंपनी के आदमी हैं। कौन सी कंपनी के? ऑर्बिट के। तो ये सिलेंडर भरवा के कहाँ जाओगे? खाली है तो ये खाली है। ये अंदर से भरा जाएगा? अंदर हमारे छोटे छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं ऑक्सीजन के। अच्छा, वो लेके कहाँ जाओगे? वो इनको जैसे आदमी आते हैं उनको देते हैं, हॉस्पिटल में भी देते हैं, वहाँ पे भी सारी जगह देते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं नवजोत, यहाँ पे पुलिस कोशिश कर रही है लोगों को थोड़ा
संभालने की, लेकिन दरवाजे जो है फैक्ट्री ऑक्सीजन सप्लाई जहाँ पर होनी है वो अभी नहीं खोले गए हैं क्योंकि एसडीएम का इंतजार हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे विजुअल में लोगों की जो लंबी लाइन कतार है कहाँ तक है, और ये एम्बुलेंसेज की जो लंबी कतार है वो कहाँ तक है, और यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है क्योंकि एसडीएम नहीं आए हैं। यहाँ पर हमसे भी यही सवाल पूछा जा रहा है। अनीशा नजर बनाए रखिए, कुणाल भी मेरे साथ हैं, मुस्तफा भी मुंबई का हाल हमें बताएंगे, लेकिन इस बीच जरा हम आपको दिखाते हैं तस्वीर क्या है, आंकड़ों के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं दिल्ली का हाल क्या है, मुंबई का हाल क्या है, वो हम आपको बताएंगे। तस्वीर किस तरह है कि फिर उससे अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कितनी खराब हो रही है। अब देखिए दिल्ली में केस पिछले 24 घंटे में 22,933, मुंबई में 5,542, दिल्ली में मौत का आंकड़ा 350 तक पहुंच चुका है, मुंबई में 64 लोगों की जान गई है। 2 महानगर और दोनों महानगरों की स्थिति कैसी है इन आंकड़ों के जरिए समझिए। मुस्तफा, मुंबई के हालात बताइए कैसे हैं। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, इंतजार 24 घंटे से भी लंबा होता जा रहा है। मुंबई की सिचुएशन क्या है? जी नवजोत, आप सुन पा रही हैं हमें? बिल्कुल मुस्तफा। जी, आपको बता दें कि मुंबई में भले ही जो पॉजिटिव केसेस हैं पर डे के वो कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में आंकड़ा कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति नाजुक है। स्थिति नाजुक इसीलिए है कि पेशेंट लोड हॉस्पिटल्स पे काफी ज्यादा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सप्लाई की जा रही है मुंबई में, नागपुर में, पुणे, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और दूसरी ओर वैक्सीनेशन के लिए अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाएंगे तो वहां पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। कई सौ लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स में आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन है। सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक में जब जो फासला है वो कम कर दिया जाता है एज का, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा कर ले। 1.5 लाख डोजेस कल सप्लाई किए गए थे, कल तो वैक्सीनेशन बनता, आज 132 सेंटर्स में मुंबई में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो एक तरफ लोग पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाए। लेकिन अगर 1.5 लाख डोजेस आज के दिन में खत्म हो जाते हैं तो हो सकता है कल से फिर वैक्सीनेशन मुंबई में बंद हो जाए। बिल्कुल मुस्तफा, लौटूंगी। कुणाल, दिल्ली का दिल रो रहा है, ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है। दिल्ली कभी इतनी बेबस नहीं नजर आई। अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं और मरीज इलाज के लिए, लेकिन जिंदगी शायद इससे पहले भी कभी इतनी बेचारगी के दौर में नहीं रही। दिल्ली कभी इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदहवास और इतनी मायूस नहीं दिखी। उदासी का ऐसा मंजर भी कभी नहीं दिखा जब हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिल्ली में अस्पतालों के भीतर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग गा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। मरीज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तीमारदार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब तो मंत्री, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, शायद चिट्ठी से कुछ हो जाए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि बताइए, 8 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली थी, अब तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मगर सवाल यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों की गई। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग गए होते तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि 1 साल से पीएम क्या कर रहे थे। जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल ये है कि 1 साल में आपने क्या किया।
और एक साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। बहरहाल इस राजनीति के बीच बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन में पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ करीब 50 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में सवाल बनता है कि हमारे नीति नियंताओं ने पहले से लोगों की जिंदगी बचाने की तैयारी क्यों नहीं की थी। दिल्ली में राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना से लड़ने में नाकाम सरकारों के पास कोई रास्ता शायद नहीं बचा, तो क्या लॉकडाउन ही रास्ता बचा है? केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में संपूर्ण बंदी की मियाद 1 हफ्ता और बढ़ा दी है। अभी हफ्ते भर और बंद रहेगी दिल्ली। 6 दिन के छोटे लॉकडाउन को मिला एक्सटेंशन। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, जिसका अनुमान पहले से हर किसी को था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। दिल्ली में 3 मई सुबह तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां वही होंगी जो पहले से लगी हुई हैं। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली में पिछले सोमवार यानी 19 अप्रैल को 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन केस पर उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। 19 अप्रैल को 23,686 नए केस आए थे और 240 लोगों की मौत हुई थी। जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब 24 घंटे में केस का आंकड़ा 24,103 और मौत 357 पहुंच गई है। इस तरह लॉकडाउन के दौरान संक्रमण की दर देखें तो इसमें भी इजाफा ही हुआ है। 19 अप्रैल 26.12%, 20 अप्रैल 32.82%, 21 अप्रैल 31.28%, 22 अप्रैल 36.24%, 23 अप्रैल 32.43%, 24 अप्रैल 32.27%। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना खत्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं। अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने की है। सीएम के मुताबिक दिल्ली में ये समस्या कायम है। 700 टन की जरूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूजर तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली के बीजेपी सांसद खुद केजरीवाल से इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। अब तक कोरोना के 3 लहरों को दिल्ली ने आसानी से झेल लिया था, लेकिन चौथी लहर में दिल्ली का बुरा हाल है। जरूरी है कि सब मिलकर इस लड़ाई को दिल्ली में जीत दिलाएं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तैयार नहीं थे। सुनने में बुरा है, बोलने में कठिन है, लेकिन सच है, हम तैयार नहीं थे। कोरोना की पहली लहर का सामना हम सबने बहुत मजबूती से किया था और हम सफल हुए थे, लेकिन दूसरी लहर के लिए हम तैयार नहीं थे। नहीं पता था ये लहर इतनी तेजी से आएगी, नहीं पता था ये लहर इतनी खतरनाक होगी, नहीं पता था ये लहर हमें संभल कर खड़े भी नहीं होने देगी। हम तैयार नहीं थे।
पैसा है पर सांसों को कैसे खरीद लें? वेंटिलेटर पर गया, देख लीजिए मेरी मम्मी को मार दिया, देख लीजिए यहाँ पर कोई डॉक्टर की स्थिति नहीं है। डाला मार डाला, 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया, यहाँ से फ्रोक लगा लो वहाँ लगा लो। हिम्मत है पर जिंदगी को कैसे जीत लें? मेरे 6 बजे से धक्के खा रही हूँ मैं, पेशेंट की बहुत बुरी हालत है भैया, पेशेंट पहुँच जाएगा। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। मेरे पास एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। हवा नहीं है, दवा नहीं है, जगह नहीं। भर्ती कोई नहीं कर रहे, बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर सर। कहीं जिंदगी नहीं है, कहीं मौत भी मौत नहीं। 22,000 रुपए मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए, 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश चलाने के लिए। इतनी लाशें जो हैं पहली बार देख रहा हूँ मैं, सुबह से हूँ। खुद मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव है, जिनका मैं दाह संस्कार कर रहा हूँ। खौफ है, मातम है, बेबसी है। कर देते, हाँ तुम दे देते, ले जा अपने पेशेंट को, इसको तो नहीं है इनमें। पत्रकार बहुत दम होते हैं। बदइंतजामी है, लाचारी है, बेचारगी है। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, टाइम पे बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? पेशेंट है और रोड पर है इनकी मम्मी के साथ। ये मर्ज, ये मंजर, ये दुश्वारी। करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। आज जा कर लूंगा मैं बता रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाऊँ मैं मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। अपनों का दम टूटता है, खुद का हौसला टूट जाता है। राम हळू 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 सांस सांस को तड़पता सिस्टम, सांस सांस के लिए तड़पते लोग। ऑक्सीजन की कमी ने किसी को नहीं बख्शा। दिल्ली में मैक्स अस्पताल को इस कदर ऑक्सीजन की कमी हुई कि उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। अदालतों का दखल इसमें शुरू हुआ। सरकार की तरफ से एक्शन की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन अभी भी हर शहर की कहानी लगभग एक सी ही नजर आ रही है। पहली सांस पे मैं रोया था, आखिरी सांस पे दुनिया। इन सांसों के बीच में हमने क्या खोया, क्या पाया? पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का। अब इसको देखो, उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो। मैं तो शायद हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कुछ कर लो, कुछ कर लो,
हाँ तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा रोडों पे। अस्पतालों की सीढ़ियों ने बस आस दी, लाख कोशिशों ने पर नहीं सांस दी। महाराष्ट्र, जिला नासिक, यहाँ चांदवाड़ में 43 साल के इस व्यक्ति ने एक एक सांस के लिए तड़पकर अस्पताल की सीढ़ियों पर दम तोड़ दिया। हळू 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 शहर बदला, नियति नहीं बदली। प्रयागराज में कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद टूटी तो सांसों की डोर ही टूट गई। किसने सोचा था सांसों की भी किल्लत होगी? किसने सोचा था सांसों के लिए लाइन लगेगी? किसने सोचा था सांसें काफी नहीं पड़ेगी? मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट है और उनको सीवियर लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। कल मैंने एडमिट किया है और आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। नेतागिरी करने में लगे पड़े हैं सारे और सरकार, पब्लिक की चिंता नहीं है सरकार को बिल्कुल भी। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। कुछ भी नहीं बता रहे सर, 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ बैक टू बैक कि हाँ मेरे को मेरे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ बता दे। कुछ भी नहीं बताया गया, न यहाँ से कोई फोन उठाता है, न कोई व्हाट्सएप करता है, कुछ भी नहीं। आज दिन में 2 बजे डेथ हो गई है। हमारे बड़े भाई हैं घर में आइसोलेशन में हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी आपको रोजाना आना पड़ रहा है? जी हाँ। कोरोना की इस दूसरी लहर में संक्रमण के इस बदले हुए वायरस ने सांसों पर आघात किया है। जिस मरीज में गंभीर लक्षण आते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की मदद जरूरी हो जा रही है। मेरा फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ बाहर निकाल रहे हैं। भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं, बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए होम थिएटर साई जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष में, संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ। जयनगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काटते हैं। ये मांग अप्रत्याशित है, ये परिस्थितियां अप्रत्याशित हैं और इसके लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन अब कोशिशें शुरू हुई हैं, हालांकि प्रयासों की रफ्तार उखड़ती सांसों से मुकाबला ही नहीं कर पा रही। ऑक्सीजन की कमी है या फिर सिलेंडर्स और ये जो नहीं, ऑक्सीजन की तो प्रोवाइड हो रही है जितना हम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। फ्लोमीटर की थोड़ी सी कमी है। ये फ्लोमीटर है, दिस इज द फ्लोमीटर रेगुलेटर, जिसको किट बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। और इसमें मास्क लगता है, यहाँ से लगता है। अगर किसी के पास सिलेंडर है और नॉब नहीं है, ये किट नहीं है, तो इट इज आल्सो यूजलेस। अस्पतालों में संघर्ष चंद घंटे के बचे हुए ऑक्सीजन का चलता है। सारे लोग ऑक्सीजन के लिए आए हैं। यस मैडम, ऑक्सीजन के लिए आए हैं। क्या लोग पर्सनल यूज के लिए भी चाह रहे हैं घरों पर? पर्सनल यूज के लिए आई गेस मोर देन 50%, बिकॉज हॉस्पिटल की सप्लाई हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। वी आल्सो सप्लाई इन हॉस्पिटल ऑल्सो। हॉस्पिटल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन नहीं ले पा रहा। और गवर्नमेंट इज नॉट विद अस। किसी भी तरीके की जितनी भी चीजें कही जा रही हैं ऑल आर फेक। कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से और कहीं से भी। हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जाके सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं और ढो रहे हैं, ले जाके अपने पेशेंट्स को, ताकि हमारे पेशेंट्स रिवाइव करें, उनको हम बचा सकें, उनकी जान बचा सकें। कितना ऑक्सीजन है आपके पास? मेरे पास तो अभी आधे घंटे का ऑक्सीजन शॉर्टेज है ओनली। बस आधे घंटे का? आधे घंटे का ऑक्सीजन है। बड़ी मुश्किल से 2 सिलेंडर यहाँ से लिए है, बाकी अरेंज कर रहा हूँ ग्रुप में, जो DGHS का ग्रुप है। पेशेंट्स कितने? पेशेंट मेरे पास अभी 45 पेशेंट्स हैं। 45 पेशेंट्स हैं, ऑल आर ऑन ऑक्सीजन। तो
तो ये आपको अलग अलग जगह से अरेंज करना पड़ेगा ताकि करना पड़ रहा है, मुझे अरेंज करना पड़ रहा है, सप्लाई मिल ही नहीं रही प्रॉपर। मरीजों में संघर्ष चलता है, ऑक्सीजन लाओ तभी एडमिट करेंगे। ऑक्सीजन मिल पा रहा है आपको अभी? अभी तो मैं लेने आया हूँ। किसके लिए ले रहे हैं? मौसी के लिए अपने। उनका मतलब घर पर ही रखकर इलाज? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन? बेड नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, ये सब कुछ है, ये है आज पता चला। कौन दोष दे, किसको दोष दे, हम त्रासदी के इस पैमाने के लिए तैयार नहीं थे। कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो दुनिया भर में कैसी तबाही मची थी याद कीजिए अमेरिका जैसा सर्वशक्तिशाली देश किस तरीके से अपने घुटनों पर आ गया था, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा था। हमें याद करने हैं उस समय को, याद करनी है अपनी हिम्मत, याद करना है अपना हौसला, क्योंकि लड़ना तो होगा अगर जीतना है तो। देर से ही सही रेलवे को काम दिया गया ऐसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने। बोकारो स्टील प्लांट में रोज 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है, जिसकी सप्लाई यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार में हो रही है। ऐसी ही ऑक्सीजन ट्रेन महाराष्ट्र के लिए भी चली है। ऑक्सीजन के खाली कंटेनर और टैंकर को प्लांट तक पहुंचाने और इन्हें भरकर वापस लाने के लिए एयरफोर्स जुट गई। गाजियाबाद के हिंडन से एयरफोर्स के 2 बड़े C-17 विमान और एक IL-76 विमान 3 खाली ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचा, जहां से कंटेनर्स में ऑक्सीजन भरकर दिल्ली लाया जाएगा। एयरफोर्स के विमानों में ऐसे ही कई जगह ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। हैदराबाद में 2 C-17 विमानों से 9 खाली ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके उड़ीसा पहुंचाए गए, जहां से इनमें 150 टन ऑक्सीजन भरकर सड़क के रास्ते हैदराबाद लाया जाएगा। टैंकर एयरलिफ्ट करने से 3 दिन बच गए। ऑक्सीजन के संकट से निपटने के लिए जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पतालों में लगाया जाएगा और तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। विदेश से ऐसे ऑक्सीजन उपकरण और ऑक्सीजन कंटेनर खरीदकर इन्हें एयरलिफ्ट करके भारत लाया जाएगा और इनसे दिल्ली और दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में टाइम बचाने की ही लड़ाई है, क्योंकि एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा नहीं, एक एक मिनट भारी पड़ रहा है। ऐसा संकट कभी नहीं देखा कि ऑक्सीजन के लिए अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं, मरीज छटपटा रहे हैं। हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब कोशिशें शुरू हुई हैं, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द मदद मिले और सांस में सांस आए। हालांकि अस्पतालों के बेड को लेकर दावों के सामने सिर्फ एक शून्य है। हर जगह, हर अस्पताल में, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, आईसीयू बेड्स की तलाश में लोग भटकते हुए आते हैं, लेकिन शून्य का आंकड़ा ही उन्हें घूरता है। कई जगह तो जो डॉक्टर हैं, जो कोरोना वार्ड में काम करते रहते हैं, उन्हें खुद वहां पर बेड उपलब्ध नहीं होती। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पीजी रेजिडेंट हूँ। अपने सारे दोस्तों को बोला कि मुझे बेड दिलवा दो। यहाँ के मेरे सारे दोस्तों ने काफ़ी ट्राई किया, यहाँ के काफ़ी प्रोफेसरों को कॉल किया, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। 3 घंटे बाद मुझे RML हॉस्पिटल में कोविड 2 फर्स्ट फ्लोर पे बेड मिला। आप पब्लिक से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, आप कम से कम मदद कीजिए। बहुत ही गलत हो रहा है डॉक्टरों के साथ। हमारे डॉक्टर को आज भी बेड नहीं मिल रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल तक में एक वाकया ही सामने आया है 2 दिन पहले। कुछ डॉक्टरों को बेड नहीं मिला, जो वहीं के डॉक्टर थे उनको मना कर दिया कि VIP के लिए रिजर्व है, और एम्स में तो रिजर्व बहुत ज्यादा बेड रहते हैं। थैंक यू डॉक्टर मनीष जांगड़ा। एक अस्पताल का डॉक्टर अगर आपसे कहे कि उसे भी बेड मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, वो भी तब जब वो कोरोना ड्यूटी पर उसी अस्पताल में तैनात थे, तो मामले की गंभीरता समझिए। दुर्भाग्य है कि ये गंभीरता ही आज का अकाट्य सत्य है, जो हमसे चीख चीख कर कह रहा है, हम तैयार नहीं थे। हम तैयार थे तो ये मंजर क्यों है?
हम तैयार थे तो ये हालात क्यों बने? हम तैयार थे तो जिंदगी एक बेड की तलाश में शमशान तक क्यों जाने लगी? हम तैयार थे तो इन चीखों का जिम्मेदार किसे ठहराएं? हम तैयार थे तो इन पुकारों की अनसुनी पर किसे दोष दें? मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। भाई ये सब रो रहा है, हमें गरीब भाई। बताइए क्या हुआ, क्या बताइए? मेरे पहले एडमिट है, टेम्पो पे लादे में पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ, सोर्स वाली सारी गाड़ी है हमारी, हम सुबह 11 बजे से लाइन में लगे। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिए जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनका इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 लोग कहाँ से आप लाऊं? गरीब आदमी, हम लोग रिक्शा चलाते, ठेला चलाते। देश का दिल सदमे में है, एक एक सांस के लिए सांसें फूल रही हैं, आंखों में पानी, आवाज में लाचारी है। हम तैयार नहीं थे। कोई हॉस्पिटल वाले हमें इतना बेवकूफ बना रहे हैं, इधर से उधर लेके घूम रहे और हमारी रूम दे देते हैं, हमें कागज का फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही नहीं घुसेड़ रहे हम लोगों को। फॉर्म दे दिया हमें। कौन सा था वो हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल था वो? पालम का। आचार्य में 4 बजे से रोक के रखा, बातें कहते तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे क्योंकि तुमने मिसबिहेव करा। 4 बजे से हमें कह रहे हैं कि आपका कार्ड बन गया, इसलिए चले जाओ। नर्से कहते हैं हम इधर से जाने नहीं देंगे, वो कहते हैं हम इधर से नहीं जाने देंगे, कोई कहीं से जाने नहीं देगा। कौन है ये आपके? अब तक रोका हुआ। फादर है ये मेरे। ये लोग कहाँ जाएं? कैसे इन्हें चैन मिले? ये संकट आखिर कैसे खत्म होगा? ऐसी व्यवस्था में कहा जाऊंगा, कहाँ मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूँ। मैं नहीं रहूंगी, तबाह होगी। मैं अपने आप आग लगा के अरविंद केजरीवाल के सामने आग दाड़ कर लूंगा। मैं बता के जा रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाऊँ मैं? मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। तैयारियों की सच्चाई दर्द की दास्तानों से झलक रही है। एक बेड की तलाश ईश्वर की खोज जैसी हो गई। तलाश खत्म होने से पहले ही मौत ली जा रही है, लेकिन तलाश के बदले मिल रही है तो किसी अपने की लाश। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं रहा। इसे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। थक गया इन लोगों को, मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो कर ही है। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। थक गया मैं। ये चीख व्यर्थ गई। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। धीरे धीरे सांसें, मदद की उम्मीद में मौत आ गई। कार ही कब्रिस्तान बन गई। कोरोना की पहली लहर आई थी तो कई राज्यों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था इसे, और इसीलिए अलग अलग राज्यों के मॉडल्स का जिक्र होने लगा। जैसे राजस्थान मॉडल की चर्चा होती थी, उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा होती थी। लेकिन जब दूसरी लहर आई है तो सब एक समान नजर आ रहे हैं। यानी किसी भी पार्टी की सत्ता हो, चाहे मिले जुला शासन क्यों ना हो वहां पर, लेकिन हर राज्य, सारी सरकारें इस समय फेल नजर आ रही हैं। तैयारियों का कोई पैमाना है तो चलिए कहां चले? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, बंगाल, कहां चले? हर जगह बस लाचारी है, बेबसी है। सरकार किसी की भी हो, तस्वीर एक ही है। तैयारियां होती हैं तो एक हफ्ते में 250 आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है। चंद घंटों में लेकिन पूरा अस्पताल भर जाता है। 3 दिन बाद डीआरडीओ ने 250 और बेड जोड़े, वो भी फुल। कोरोना की दूसरी लहर आई, तैयारियां उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन पिछले साल कई चीजें ऐसी यहां पर उपलब्ध थी जहां पर 1000 या 10,000 बेड्स की फैसिलिटी उपलब्ध थी। डीआरडीओ ने केवल 1 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था खड़ी कर दी है। आगे का निर्माण भी यहां पर जारी है। शुरुआती जिन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है वो मरीज वो हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिन्हें संक्रमण कुछ ऐसा है कि उन्हें वेंटिलेटर बेड्स की आवश्यकता है। तैयारियां होती हैं तो भटकती उम्मीदों का किनारा मिल जाता है। शुक्रिया डीआरडीओ, शुक्रिया जय हिंद की सेना, शुक्रिया जिंदगी। पिछले साल जब यहाँ पर फैसिलिटी थी, यहीं पर थी, उसे 2 महीने पहले यहाँ से हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर उसे शुरू किया गया है। और शुरुआत
में ये फैसला लिया गया कि जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं केवल उन्हें एडमिट किया जाएगा, उनकी भी संख्या इतनी अधिक रही कि मुश्किलें बढ़ गई। वो तो राहत की बात यह है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अभी दिल्ली को और भी आवश्यकता है। तैयारियां होती हैं तो डीआरडीओ 10 दिन में अहमदाबाद के अंदर 900 बेड्स का अस्पताल बनाकर खड़ा कर देता है। पटना के अंदर 500 बेड्स वाला कोविड अस्पताल भी डीआरडीओ के सौजन्य से बन जाता है। अब तैयारियां हैं तो लखनऊ में 450, वाराणसी में 750 बेड्स वाले कोविड अस्पताल जल्द ही सेवाएं देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन पहले का सच तो यही है कि हम तैयार नहीं थे। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में 900 बेड का ये अस्पताल डीआरडीओ और गुजरात सरकार के जरिए बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अस्थायी तौर पर बनाया गया जो अस्पताल है, जिसका ये 150 बेड है जो वेंटिलेटर के लिए यहाँ पे इस हॉल में बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं बेड जो है वो लग चुका है और यहाँ पे सबसे अहम ये पूरा इलाका जो है वो वेंटिलेटर के लिए ये पूरा इलाका रखा गया है। साथ ही जो 150 बेड रहेंगे वो आईसीयू के रहेंगे और इसके अलावा बाकी जो बेड रहेंगे वो सारे यहाँ पे ऑक्सीजन वाले बेड रहेंगे। यानी 900 बेड जो होंगे वो सभी के सभी ऑक्सीजन वाले ये बेड होंगे। आप देख सकते हैं वेंटिलेटर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। दर्द है तो एक दिन गुजर भी जाएगा, लेकिन इतिहास इस दौर से हमेशा ये कहता ही रहेगा, हम तैयार नहीं थे।